आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल करने वाले हैं जिसे कुछ लोग सफलता की बाइबल कहते हैं। और कुछ लोग इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का एक पुराना सा वर्जन मानते हैं। बिल्कुल, ये किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और ये करीब करीब एक सदी पुरानी किताब है। लेखक ने, आप सोचिए, 20 साल लगाकर एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च की थी और दावा किया था कि उन्होंने सफलता का एक फॉर्मूला बना लिया है। बिल्कुल, और आज हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, बल्कि ये समझना है कि क्या 1937 में लिखा गया फॉर्मूला आज की इस डिजिटल तेज दुनिया में भी काम करता है। ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है या बस एक अच्छी कहानी बनकर रह गया है? चलिए तो इसी सवाल के साथ इसके सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। तो किताब की जो शुरुआती सिद्धांत है ना, वो बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया पर है। मतलब माइंडसेट। एग्जैक्टली। हिल का मानना था कि कोई भी बड़ी कामयाबी पहले दिमाग में जीती जाती है और इसमें सबसे पहला, सबसे बुनियादी सिद्धांत है तीव्र इच्छा, जिसे वो कहते हैं बर्निंग डिजायर। हाँ, और ये सिर्फ एक काश मैं अमीर होती वाली इच्छा नहीं है। नहीं। किताब इसे एक जुनून की तरह बताती है, एक ऐसी धुन जो आपके हर ख्याल पर हावी हो जाए। मुझे वो पिज्जा वाला उदाहरण हमेशा याद रहता है। हाँ। कि फिट होने की इच्छा रखना और रात में पिज्जा ऑर्डर कर देना, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों की इच्छा दूसरे वाली जैसी ही होती है। स्रोत में ना इस जुनून को समझाने के लिए एडविन बार्न्स की कहानी पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा नौजवान जिसके पास थॉमस एडिसन के शहर जाने के लिए ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जिद थी, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। कर्मचारी नहीं, पार्टनर बनना। पार्टनर बनना, यही फर्क है। बस ये लगता है कि एडिसन ने उसे नौकरी उसकी काबिलियत देखकर नहीं दी, तो फिर उन्होंने उसकी आंखों में वो जुनून देखा था। अच्छा। सही कहा। एडिसन ने बाद में कहा भी कि जब कोई किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहता है तो वो उसे हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। तो बार्न्स ने सालों तक एक मामूली सी नौकरी की। हाँ, बस मौके का इंतजार करते हुए। और जब एडिसन की एक नई मशीन, डिक्टेटिंग मशीन को कोई बेच नहीं पा रहा था, तो बार्न्स पहला इंसान था जिसने वो जिम्मेदारी उठाई और वो सफल हुआ और आखिरकार एडिसन का पार्टनर बना। ये कहानी दिखाती है कि एक धुंधली सी इच्छा और एक ठोस जुनून में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सिर्फ जुनून काफी है क्या? मतलब अगर मन में कहीं ना कहीं शक हो कि मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, तो शायद जुनून भी ठंडा पड़ जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मुझे लगता है यहीं पर दूसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास या फेथ, काम आता है। बिल्कुल, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिल के लिए फेथ का मतलब कोई धार्मिक आस्था नहीं है। इसका मतलब है खुद की काबिलियत पर अटूट विश्वास। किताब कहती है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक बगीचे जैसा है। अच्छा। आप उसमें विश्वास के बीज बोएंगे तो सफलता उगेगी, और अगर शक और डर के बीज बोएंगे तो नाकामी हाथ लगेगी। और इसी विश्वास को मजबूत करने के लिए किताब तीसरे सिद्धांत की बात करती है, ऑटो सजेशन। हाँ, आत्म सुझाव। ये सुनने में थोड़ा सा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब शायद यही है कि अपने आप से सही बातें दोहराना। बिल्कुल। जैसे मोहम्मद अली का किस्सा है, वो खुद को आई एम द ग्रेटेस्ट तब से कहते थे जब दुनिया उन्हें महान नहीं मानती थी। ये ऑटो सजेशन का परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने इस एक लाइन को इतनी बार बोला, इतनी भावनाओं के साथ बोला कि ये उनके सबकॉन्शियस माइंड की हकीकत बन गया और फिर उनके एक्शन में दिखने लगा। एग्जैक्टली। फिर उनके हर एक्शन, हर मूव में वो आत्मविश्वास झलकता था। किताब में इसका एक तरीका भी बताया है। क्या? कि अपने लक्ष्य को साफ साफ कागज पर लिखो और उसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ो। सिर्फ पढ़ो नहीं, बल्कि महसूस करो कि तुम उसे पा चुके हो। यहाँ मुझे जिम कैरी की कहानी याद आती है। हाँ, बताइए। जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक फर्जी चेक लिखा था और उसे हमेशा अपने पर्स में रखते थे। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिर्फ सर्वाइवरशिप बायस नहीं है? हम जिम कैरी की कहानी तो सुनते हैं, पर उन हजारों एक्टर्स का क्या जिन्होंने शायद यही किया हो और उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, किताब सीधे सीधे सर्वाइवरशिप बायस की बात नहीं करती, क्योंकि शायद ये शब्द तब उतना चला नहीं था। सही बात है। लेकिन हिल का तर्क ये है कि ऑटो सजेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ पहला कदम है। ये आपके दिमाग को लक्ष्य के लिए तैयार करता है, आपको नेगेटिविटी से बचाता है। इसके बाद के सारे सिद्धांत एक्शन पर ही आधारित है। समझ गई। तो ये मानसिकता की तैयारी है, सफलता की गारंटी नहीं। बिल्कुल। चलिए, तो अब एक्शन वाले सिद्धांतों पर आते हैं। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये मुझे हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में तो जर्नलिस्ट होने की बात होती है, जो कई चीजें जानता हो।
तो क्या हिल का विशेष ज्ञान पर जोर आज भी उतना ही सही बैठता है? ये बहस तो आज भी होती है। हिल का तर्क साफ था कि सामान्य ज्ञान मतलब हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको किसी एक फील्ड में बहुत गहरा विशेष ज्ञान चाहिए। जैसे बिल गेट्स का उदाहरण देखिए, उन्होंने कॉलेज की सामान्य पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के विशेष ज्ञान में इतनी महारत हासिल की कि एक पूरी इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी। तो मतलब डिग्री नहीं, स्किल जरूरी है। एग्जैक्टली, स्किल में महारत। और हिल ज्ञान पाने के दो रास्ते बताते हैं। एक, आप खुद सीखें किताबों से, कोर्स से। दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली तरीका, एक मास्टरमाइंड समूह बनाकर दूसरों के ज्ञान का इस्तेमाल करें। अच्छा। उनका मानना था कि हेनरी फोर्ड को शायद कार के हर पुर्जे की जानकारी नहीं थी, पर उनके पास ऐसे लोग थे जिन्हें थी। असली ताकत ज्ञान को हासिल करने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। ज्ञान और विशेषज्ञता तो ठीक है, पर कुछ नया बनाने के लिए तो कल्पना की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और यहीं से पांचवा सिद्धांत आता है, कल्पना यानी इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने भी तो कहा था, ज्ञान से ज्यादा जरूरी कल्पना है। हाँ, और किताब दो तरह की कल्पना की बात करती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। वो क्या होती है? जिसमें हम पुराने आइडियाज, पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से जोड़कर कुछ बनाते हैं। ज्यादातर इनोवेशन इसी में आते हैं। जैसे उबर ने टैक्सी के पुराने कॉन्सेप्ट को जीपीएस और ऐप के साथ जोड़ दिया। एकदम सही उदाहरण है। और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां से बिल्कुल नए और मौलिक विचार आते हैं। आहा मोमेंट। हाँ, वो आहा मोमेंट। स्रोत में कोका कोला की कहानी दी गई है। इसे बनाया तो गया था सिरदर्द की दवा के तौर पर। सच में? हाँ, लेकिन किसी की कल्पना ने इसमें एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक का मौका देखा। या फिर वॉल्ट डिज्नी, जब उन्होंने एक बोलते हुए चूहे का आइडिया पेश किया तो लोगों ने उन्हें पागल कहा था। और आज वो एक पूरा साम्राज्य है। उनकी कल्पना का ही नतीजा है। तो ठीक है, हमारे पास जुनून है, आत्मविश्वास है, ज्ञान है और कल्पना भी है, लेकिन ये सब तो हवा में रह जाएगा अगर कोई ठोस प्लान ना हो। और यहीं पर छठा और शायद थोड़ा बोरिंग लगने वाला लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, योजनाबद्ध तैयारी यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये बोरिंग तो लगता है पर जरूरी भी। किताब की एक लाइन है, प्लान बनाने में फेल होना असल में फेल होने का प्लान बनाने जैसा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। नए साल के रेजोल्यूशंस इसीलिए तो टूटते हैं। हम कहते हैं वजन कम करना है, पर ये प्लान नहीं करते कि कैसे, कब और कितना। केएफसी के कर्नल सैंडर्स की कहानी तो इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, तब वो अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर निकले थे। और उन्हें 1000 से ज्यादा बार ना सुनना पड़ा। सोचकर ही हैरानी होती है, बिना एक ठोस प्लान के इतनी लगन दिखाना नामुमकिन है। उनका प्लान साफ था, हर रेस्टोरेंट जाओ, रेसिपी दिखाओ, वो मना करे तो फीडबैक लो, अपनी पिच सुधारो और अगले दरवाजे पर जाओ। ये लगन नहीं, एक मिशन था, एक सुनियोजित अभियान यानी डिसीजन। हिल ने पाया कि कामयाब लोग तेजी से फैसले लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। आज तो ये और भी बड़ी समस्या है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हाँ, इतने ऑप्शंस हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं। उस दोस्त की तरह जो रेस्टोरेंट में 20 मिनट तक मेनू देखता रहता है। बिल्कुल। स्रोत में हेनरी फोर्ड के V8 इंजन बनाने का जिक्र है। जब उनके सारे इंजीनियरों ने कहा कि ये नामुमकिन है, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर नहीं बन सकते, तो फोर्ड ने कहा इसे बनाओ और तब तक काम करो जब तक ये बन ना जाए। बस, कोई बहस नहीं। कोई बहस नहीं। उनका वो एक दृढ़ निर्णय था जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। ये दिखाता है कि लीडर का काम सबकी सहमति लेना नहीं, बल्कि एक दिशा तय करना होता है। ये एक दिलचस्प विचार है, पर ये तानाशाही जैसा भी तो लग सकता है। हाँ, वो एक महीन रेखा है। लेकिन किताब इस बात पर ज्यादा जोर देती है कि एक बार फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहना कितना जरूरी है, खासकर जब लोग आपकी आलोचना करें। बिल्कुल। और ये अगले सिद्धांत दृढ़ता यानी परसिस्टेंसी जुड़ा है। फैसला लेना एक बात है और मुश्किलों के बावजूद उस पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। और शायद यही 8वां सिद्धांत सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी खाई है। मुझे भी यही लगता है। ज्यादातर लोग शायद हार तब मानते हैं जब वो मंजिल के बहुत पास होते हैं। दृढ़ता असल में इच्छा शक्ति और आदत का एक मिक्सचर है। थॉमस एडिसन का लाइट बल्ब वाला उदाहरण हम सबने सुना है। 10,000 बार फेल हुए थे। और जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार फेल होकर कैसा लगता है, तो उनका जवाब देखिए। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है! ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये नजरिए का फर्क है। और जेके राउलिंग की कहानी भी तो है। हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। अगर वो हार मान लेती तो दुनिया एक जादुई कहानी से महरूम रह जाती।
तो दृढ़ता का मतलब सिर्फ लगे रहना नहीं है, इसका मतलब है हर असफलता से सीखना और फिर से कोशिश करना। ठीक है, तो हमने मन को तैयार किया, प्लान बनाया, फैसले लिए और दृढ़ता भी दिखाई। पर क्या कोई ये सब अकेले कर सकता है? बहुत मुश्किल है। और यहीं पर किताब का आखिरी और 9वां सिद्धांत आता है, मास्टरमाइंड अलायंस, जो मुझे आज के दौर में सबसे ज्यादा काम का लगता है। इसका मूल विचार बहुत सरल है। 2 या 2 से ज्यादा दिमाग जो एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, वो एक तीसरा अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली दिमाग बना लेते हैं। सिनर्जी। हाँ, सिनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में मास्टरमाइंड का क्या मतलब है? क्या ये लिंक्डइन ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हो सकते हैं? यह बेहतरीन सवाल है। हिल के जमाने में तो ये आमने सामने की मुलाकातें थी, लेकिन इसका सार आज भी वही है। ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो आपके लक्ष्यों को समझते हो, आपको चैलेंज करें, सपोर्ट करें और अपना ज्ञान बांटने को तैयार हो। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है, अगर उसका मकसद सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना ना हो। बिल्कुल। बिल गेट्स और वॉरेन बफे आज भी एक दूसरे से सलाह लेते हैं। यही तो मास्टरमाइंड की शक्ति है। किताब की वो कहावत भी तो है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। बिल्कुल। ये सिद्धांत हमें अपनी संगत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ मुख्य सिद्धांत। तीव्र इच्छा से शुरू होकर आत्मविश्वास और आत्म सुझाव से मन को तैयार करना, फिर विशेष ज्ञान, कल्पना और योजना से रणनीति बनाना, और अंत में निर्णय, दृढ़ता और मास्टरमाइंड की मदद से उसे हकीकत में बदलना। इन सभी सिद्धांतों की पड़ताल के बाद एक बात जो साफ उभर कर आती है, वो ये है कि बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। एग्जैक्टली। इन सभी आइडियाज को जानना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना ही असली चुनौती है। बिल्कुल। ये किताब एक नक्शा दे सकती है, लेकिन सफर तो खुद ही तय करना होगा। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इस किताब को लिखे हुए लगभग 1 सदी हो चुकी है। अगर नेपोलियन हिल आज जिंदा होते और उन्हें इन सिद्धांतों का एक अपडेटेड वर्जन लिखना होता, तो आज की AI, सोशल मीडिया और गिग इकोनॉमी वाली दुनिया को देखते हुए वो इसमें कौन सा एक नया सिद्धांत जोड़ते या कौन सा पुराना सिद्धांत हटा देते, और क्यों?